हेलो एंड वेलकम बैक टू इंस्टेंट सीख। मेरा नाम है प्रीति वैष्णव। ये भी अगेन आपका 2 पार्ट में होगा। ये है आपका पार्ट 1। सो उससे पहले आप एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको जो जो हम जैसे जैसे सिखाते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल होते जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारे क्लास के पीडीएफ मिल जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, ट्रेडिशनली द 5 प्रिंसिपल आर्यन ट्राइब्स कंसिस्टिंग ऑफ पंचजना आर। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ट्राइब है जो आपकी पंचजना का हिस्सा है? ओके, सो योर करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पुरु, यदु, तुर्वसा, अनु एंड द्रुयु। ओके, सो ये है आपके पंचजना जो आपके आर्यन ट्राइब्स है, प्रिंसिपल आर्यन ट्राइब्स है। अब एक एक बार देख लेते हैं इनका। ठीक है, सो पुरु, आपने कभी इनका कौरवास एंड पांडवास महाभारत की स्टोरी अगर आपने कभी सुनी होगी तो आपको इनके बारे में पता होगा। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब है, ऋग्वेदा ऑफन प्रेजेस देम। ओके, एंड दे आर एंसेस्टर्स ऑफ कौरवास एंड पांडवास। यदु, यदु लॉर्ड कृष्ण भगवान के साथ ये रिलेटेड है। ओके, और यादव क्लैन से ये रिलेटेड है। ओके, दे सेटल्ड इन वेस्टर्न इंडिया। Turvasa, sometimes paired with Yadu in the text, possibly settled in southwest. Okay, so इनके locations भी दिए हुए हैं, एक बार वो भी थोड़ा देख लेना। अनु की अगर हम बात करें, so they are associated with northwestern Punjab region, okay, and later faded from prominence. And Dhruyu also associated with northwest India, okay, considered among the early Vedic clients. तो ये थे आपके पंचजना। नेक्स्ट अगर हम देखें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ मगध। ओके, सो इसमें से क्या है जो मगध के साथ एसोसिएटेड नहीं है? ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आपके हरियंकास आर रिलेटेड विथ मगध, शेषुनागास आर रिलेटेड विथ मगध एंड नंदास आर आल्सो रिलेटेड विथ मगध। ओके, सो कैवर्तास आर नॉट रिलेटेड विथ मगध। ओके, कैवर्तास ऐसे है जो मगध से रिलेटेड नहीं है। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। नाउ एक बार बाकी लोगों को देख लेते हैं, सब चारों ऑप्शन। हरियंकास की अगर हम बात करें, सो ऑफ कोर्स मगध में रूल कर रहे थे, इनके फाउंडर बिंबिसार थे। ओके, अर्लीस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध। ओके, पेट्रोनाइज्ड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। कैवर्तास जो कि गलत ऑप्शन था, अगर ये मगध के नहीं है तो ये कहाँ के हैं? ओके, सो ये बंगाल के हैं, साथ में इनका टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, लीडर्स की बात करें, सो दिव्य हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट। ओके, एंड अ पीजेंट फिशरमैन कम्युनिटी ओवरथ्रू पाला रूल ब्रीफली इन नॉर्थ बंगाल। ओके, सो ये आपके सीई की बात हो रही है, 11th सेंचुरी सीई। ओके, देन शैशुनंगा, ओके, अगेन मगध, Sheshunaga इसके फाउंडर है। ओके, they replaced Haryankas and extended Magadha territory and annexed Avanti. Okay, then Nandas, founder Mahapadmanand, first large empire in India, known for immense wealth and centralized power. Okay, next, identify the odd term among the following. Okay, so इसमें से odd term क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो odd term है वो है चूर्णी। Okay, your correct option is option number 3, that is churni. Now, as per the tradition, the number of alvars and nayanars respectively are, okay, so आपके जो भक्ति सेंस थे alvars and nayanars, तो उनके नंबर आपको पूछे गए हैं। ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है अगेन। ओके, सो दे आर 12 alvars and 63 nayanars. ओके, 12 alvars and 63 nayanars. So correct option will be option number 1. एक बार देख लेते हैं। ओके, कि क्या है अलवर्स एंड नयनार्स। ओके, सो अलवर्स की अगर हम बात करें, सो दे बिलोंग टू रिलीजियस अफिलिएशन, उनका वैष्णविज्म है। ओके, डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। और वहीं अगर हम नयनार्स की बात करें, सो दे आर डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, शिविज्म को फॉलो करते हैं। नंबर ऑफ सेंट्स की अगर अभी हम बात करें, सो 12 प्रोमिनेंट सेंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं एंड 63 प्रोमिनेंट सेंट्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम है। ओके, दैट इज 6th to 9th सेंचुरी सीई दोनों। लैंग्वेज भी दोनों का तमिल है। ओके, साउथ इंडिया से ये आते हैं। ओके, देन नोटेबल सेंस की अगर हम बात करें, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंदल। ओके, काफी बार आपके अलग अलग सेट एग्जामिनेशन में आते हैं कि दी ओनली फीमेल अलवर सेंट। ओके, सो दैट विल बी योर अंदल। ओके, देन नमलवर एंड पेरियालर। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें, अपार, संबंदर, सुंदरार एंड करिकाल अम्मयार। ओके, लिटरेरी वर्क्स की अगर हम बात करें, तो दिव्य प्रबंधम, ऑलमोस्ट इसमें आपको 4000 तमिल हिम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और तेवाराम, इसमें आपको कलेक्शन ऑफ डिवोशनल हिम्स देखने के लिए मिल जाते हैं।
की थीम्स ऑफ कोर्स डिवोशन, सरेंडर एंड डिवाइन लव, और यहाँ पे इंटेंस डिवोशन, रिनंसिएशन एंड सर्विस टू शिवा। सोशल इम्पैक्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने इक्वालिटी को प्रमोट किया एंड पर्सनल डिवोशन प्रीच किया। ओके, और यहाँ पे इन्होंने भी कास्ट हायरार्की को अपोज किया। ओके, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो आपकी कास्ट हायरार्की हुआ करती थी, ओके, उसको वर्ण सिस्टम को इन्होंने अपोज किया एंड प्रमोटेड टेम्पल वर्शिप। ओके, सो ये थे आपके अलवर्स एंड नयनार्स। नेक्स्ट, the word तक्षण in ancient India denotes, okay, so तक्षण का क्या मतलब होता है एंशियंट इंडिया में? ओके, सो तक्षण का मतलब होता है कारपेंटर। ओके, तक्षण का मतलब होता है कारपेंटर। ओके, द बुक न्याय तत्व which gives an elaborate exposition of the philosophy of विशिष्ट अद्वैत school was authored by dash। ओके, सो बेसिकली न्याय तत्व के ऑथर कौन है? ओके, सो न्याय तत्व के ऑथर है नाथ मुनि। ओके, न्याय तत्व के ऑथर है नाथ मुनि। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। बाकी सबको भी एक बार देख लेते हैं। सो नाथ मुनि की अगर हम बात करें तो इनकी जो फील्ड है दैट इज वैष्णव थियोलॉजी एंड भक्ति। ओके, सो ही कलेक्टेड एंड सिस्टमेटाइज्ड द दिव्य प्रबंधम। अभी हमने पहले देखा ना, जो अल्बर सेन से उनकी जो बुक है दैट इज दिव्य प्रबंधम। ओके, एंड ही इज फाउंडर ऑफ श्री वैष्णव ट्रेडिशन। लगादाऊ में, ओके, सो अगेन सेकेंड सेंचुरी बीसीई। सो इनकी जो फील्ड है दैट इज आयुर्वेद। ओके, और इन्होंने क्या लिखा है? ऑथर ऑफ लगदा संहिता। ओके, ये लॉस्ट बुक है अभी। ओके, एंड कमेंटर ऑन आयुर्वेदिक सिस्टम स्पेशली ऑन अथर्व वेद। भरत मुनि की अगर हम बात करें सेकेंड सेंचुरी बीसीई से लेके सेकेंड सेंचुरी सीई। ओके, ये टाइम फ्रेम है कि किस टाइम फ्रेम की ये लोग बात करते हैं। ओके, सो परफॉर्मिंग आर्ट्स, नाट्य शास्त्र इनकी फील्ड है। ओके, इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, अ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑन ड्रामा, डांस एंड एस्थेटिक्स। ओके, रामानुजाचार्य, सो इनका जो टाइम फ्रेम है दैट इज फ्रॉम 1017 टू 1137। वेदांत फिलोसॉफी का इनका फील्ड है, propound of विशिष्ट अद्वैत वेदांता, and he emphasized devotional theism and equality. Okay, next, Erivirapattanaम during the Chola period stood for dash। okay, तो आप देखो टर्म्स एंड मीनिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। ओके, सो एरिवीरापट्टनम का मीनिंग होता है प्रोटेक्टेड मर्केंटाइल टाउन। ओके, विच emerged as an important center of trade। ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। सिंपली अभी आप इसको कैसे याद रखोगे, इतना सब कुछ आता है। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, आप लिस्ट बनाते जाओ, जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो टर्म्स एंड मीनिंग्स का लिस्ट बनाते जाओ। ओके, एक तरफ आप टर्म्स लिख दो, दूसरी तरफ आप मीनिंग लिख दो। ओके, और ऐसे करके आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी एग्जाम के पहले, और वो लिस्ट आप रिवाइज करके जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन between ritual sovereignty and actual political control in the context of the Chola state is the hallmark of dash। okay, so distinction जो ritual sovereignty है और actual political control जो है, okay, so चोला टाइम फ्रेम की बात हो रही है, उसमें जो एक हॉलमार्क उसका क्या है? okay, so उसका हॉलमार्क है segmentary state proponent। okay, segmentary state proponent will be your right answer। Next, towards the end of 1302, okay, or in the beginning of the next year, Alauddin Khilji sent an expedition to Warangal, which was badly defeated under the command of whom? Okay, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1302 में, ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने एक एक्सपीडिशन भेजा है किसके खिलाफ? वरंगल के खिलाफ, जो हार के वापस आया था। तो उसके कमांडर कौन थे? ओके, सो उसके कमांडर थे फखरुद्दीन ज्वाना एंड छज्जू। ओके, फखरुद्दीन ज्वाना एंड छज्जू वर द कमांडर। इसी के साथ देख लेते हैं एक बार बाकी एक्सपीडिशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ओके, सो अगर हम बात करें देवगिरी यादवास, ओके, वी ऑल नो दैट फ्रॉम 1296 सीई में ये गए थे वहां पे। ओके, सुल्तान बनने से पहले। ओके, एंड यहाँ से इन्होंने बहुत सारे कैपिटल पे से वेल्थ लूटा। ओके, देन गेन्ड ह्यूज ट्रेजरी टू सीज दिल्ली थ्रोन। इनको दिल्ली का तख्त चाहिए था, उसके लिए इन्होंने बहुत सारा वहां से चीजें ले ली। फिर गुजरात अटैक करते हैं 1922। ओके, सॉरी 1299। ओके, उलुग खान एंड नुसरत खान के कमांडर में defeated Wagela king Karnadev, annexed Gujarat and brought Malik Kafur to Delhi। ओके, सो मलिक कफूर इनको यही इसी टाइम फ्रेम पे इनको मलिक कफूर मिलता है। रणथंभौर में चौहान वर रूलिंग, सो 1301 सीई में। ओके, सो यहाँ पे हमीर देव चौहान रूल कर रहे थे। अलाउद्दीन हिमसेल्फ कमांडेड द आर्मी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ही कैप्चर्ड द फोर्ट
Amir Dev was defeated. A strong Rajput resistance ended. Okay. Then Chittor, Guhilots, okay, 1303, Alauddin Khilji, okay. So ये तो famous siege है रानी पद्मिनी वाला, जहाँ पे रानी पद्मिनी commits Johor with the other Rajput ladies, okay. Then Malwa, Ujjain and Mandu, 1305, okay. Ain and Mulk Multani commander थे, okay. So consolidated control over central India. Then Warangal Kakatiyas, okay, 1309 to 1310, Malik Kafur यहाँ पे गए थे. King Pratap Rudra subdued, okay, and then treaty extracted, symbolized reach to South India. Hoysala kingdom, जिसको द्वार समुद्र भी बोला जाता है, 1310, again Malik Kafur, King Balala III submitted and tribute extracted. Pandyan kingdom, Madurai, okay, 1311, again Malik Kafur looted Madurai temple, weakened Pandya, southernmost expedition of Delhi Sultanate. Okay, so Delhi Sultanate, या let's say the proper जो आपका इस्लामिक रूल है वो साउथ इंडिया में कब आया या किसने फर्स्ट टाइम एनेक्स करने की कोशिश की, सो दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी. Next, which historian provides the account of the accidental death of Ghiyasuddin Tughlaq by lightning? Okay, so Ghiyasuddin Tughlaq को लेके अलग अलग स्टोरीज है. कोई बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक ने ही वो पूरा प्लान किया था. सम सेज के गियासुद्दीन तुगलक लाइटनिंग से हो गए थे. ओके, सो लाइटनिंग वाला जो थ्योरी है कि ही डाइड एक्सीडेंटली बाय लाइटनिंग, ओके, बिजली गिरने की वजह से इनकी डेथ हो गई, तो ये कौन बता रहा है? ओके, सो दिस अकाउंट इज बीन गिवन बाय बर्नी. ओके, ये अकाउंट किसने दिया है? बर्नी ने दिया है. देख लेते हैं बाकी सब के बारे में. सो जियाउद्दीन बर्नी फ्रॉम 1285 टू 1357, ओरिजिन इनका दिल्ली का ही है. ओके, फेमस वर्क इनकी है तारीख फिरोज शाही एंड फतवाई जहानदारी. डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन इनका क्या है? सो दिल्ली सल्तनत मेनली अलाउद्दीन खिलजी टू फिरोज शाह खिलजी, ये जो इतना रेन है इसके बारे में ये बताते हैं. इसामी 1311 टू 1350, साउथ इंडिया डेक्कन की बात होती है. ओके, फुतुह सलातिन, मोहम्मद बिन तुगलक एंड राइज ऑफ बहामनी किंगडम के बारे में हमको पता चलता है. इब्न बतूता, ओके, सो ये तो मोरक्को से आए थे. ओके, सो 1304 से लेके 1369 के बीच में ही विजिटेड इंडिया फ्रॉम 1333 टू 1341. रहला इनकी बहुत ही फेमस बुक है. ओके, ट्रेवलॉग है ये बेसिकली. मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इनके बारे में जानकारी मिलती है. देन अब्दुल कादिर बदाऊनी, ओके, 1540 से लेके 1605 इंडिया. मुंतकुल उल तवारिक, ओके, सो यहाँ हमें अकबर के रेन के बारे में पता चलता है, लेकिन एक क्रिटिकल व्यू है. ओके, एंड फ्रॉम हुमायूं टू अर्ली जहांगीर के रेन के भी बारे में हमें पता चलता है. नेक्स्ट, बैटल ऑफ Kovilakonda, which was fought between Vijayanagar and Bahamani kingdom, occurred during the reign of whom? Okay, so किसके रेन में या किसके टाइम फ्रेम में कोविलाकोंडा ये जो बैटल है ये लड़ा गया? ओके, सो ये लड़ा गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राया. ओके, ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राया. इसी के साथ इंपॉर्टेंट बाकी इंपॉर्टेंट बैटल्स देख लेते हैं जो विजयनगर एंड बहामनी किंगडम के बीच में लड़ा गया. ओके, सो बैटल ऑफ रायचूर फर्स्ट था ये इन 1360s के आसपास. ओके, सो डिस्प्यूट ओवर रायचूर दोआब. ओके, एक चीज ध्यान रखना, बहामनी और विजयनगर एम्पायर जब भी कॉन्फ्लिक्ट में आते थे, ओके, सो इनको बेसिकली इनका जो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया था और द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट वाज रायचूर दोआब. ओके, बहुत ही फर्टाइल रीजन था, तो वो इनका जो लैंड बिटवीन कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो लैंड है दोआब है, ओके, वो बहुत ही फर्टाइल है, तो वो एक एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, दोनों को चाहिए थी वो जगह. ओके, और इसके लिए ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे. आउटकम या बात करें यहाँ पे, सो बहामनी फोर्सेस अंडर मोहम्मद शाह वन डिफीटेड विजयनगर अंडर बुकराया वन. ओके, सो ऑफ कोर्स इसमें एक ये जीतते थे, कभी ये जीतते थे, ऐसे चलता रहता था. देन बैटल ऑफ मुदगल 1365, ओके, रिटेलिएशन बाय विजयनगर टू रिकवर द लॉस्ट टेरिटरीज. ओके, यहाँ पे एक बैटल हुआ, तो यहाँ विजयनगर हार गए, तो यहाँ पे विजयनगर को वापस बदला लेना था, तो बैटल ऑफ मुदगल हुआ. ओके, सो बहामनीज अंडर मोहम्मद शाह वन अगेन, ओके, सक्सेसफुली रिपल्स्ड विजयनगर एडवांस. ओके, विजयनगर ने कोशिश की बट हुआ नहीं. फिर सेकंड बैटल ऑफ रायचूर होता है. ओके, अराउंड 1420s. ओके, renewed struggle for control over the Raichur by Devraya I. Vijayanagar forces faced defeat. Okay, led to internal reforms and strengthening of army. Then battle during Devraya II's reign. Okay, so 1436 से लेके 1443 तक Devraya II fought several campaigns against Bahamanis. Okay, and mixed outcome निकलता है यहाँ पे. देन बैटल ऑफ तालिकोटा फाइनली होता है. ओके, नॉट डायरेक्ट बहामनी और विजयनगर. यहाँ पे जो इस समय आपका जो बहामनी किंगडम है, ओके, ये आपके 5 अलग प्रिंसिपल स्टेट्स में टूट जाता है. आदिल शाही डायनेस्टी, निजाम शाही डायनेस्टी, बरीद शाही. ओके, सो ऐसे करके ऐसे 5
इसमें ये टूट जाता है। ओके, तो उसमें से 4 लोगों ने एक कंबाइंड फोर्सेस मिलके लड़े थे साथ में 1565 में अगेंस्ट विजयनगर। ओके, सो डेक्कन सल्तनत वर्सेस विजयनगर, ये ऐसा आएगा आपके। ओके, सो विजयनगर अंडर आलिया राम राया वाज डिफीटेड एंड लेड टू द कोलैप्स ऑफ द एम्पायर। सो यहाँ पे पूरी तरह से विजयनगर खत्म नहीं हुआ, बट यस विजयनगर यहाँ पे बहुत बुरी तरह से डिफीट हो गया था कि वापस उसमें से उभर नहीं पाया। बहुत टाइम तक ये रहा, बट उतना प्रोमिनेंट नहीं था। नेक्स्ट, मधुरम विजय जो हमें कॉन्क्वेस्ट ऑफ मधुरा विच डिस्क्राइब्स द कैंपेन ऑफ कुमार कंपना सन ऑफ बुक्का वन इज रिटन इन। ठीक है, सो बेसिकली मधुरम विजय की लैंग्वेज क्या है? सो मधुरम विजय की लैंग्वेज इज संस्कृत। ओके, मधुरम विजय की लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। नेक्स्ट, which title Shivaji Maharaj had not assumed at the time of his coronation? Okay, so शिवाजी महाराज के कोरोनेशन के टाइम पे उन्होंने कौन सा टाइटल इसमें से नहीं लिया था? ओके, सो इफ यू सी कि ये सारे ही लिए हुए हैं एक्सेप्ट फॉर फोर्थ वन, दैट इज वेद मार्ग प्रतिष्ठा पाका। ओके, दैट इज एस्टेब्लिशर ऑफ द पाथ ऑफ द वेदास, ये शिवाजी महाराज का टाइटल नहीं था। ओके, बाकी क्षत्रिय कुलवंश, सिंहासनाधीश्वर एंड महाराजा, ओके, ये इनके टाइटल्स थे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, which eastern Ganga king of Odisha had defeated the army sent by Ghiyasuddin Tughlaq? Okay, so ईस्टर्न गंगा किंग के कौन से ऐसे राजा है जिसने गियासुद्दीन तुगलक की भेजी हुई आर्मी को डिफीट कर दिया? ओके, सो दैट वाज भानुदेव सेकंड। ओके, भानुदेव सेकंड। अब एक बार देख लेते हैं ओके कि इनके क्या क्या ईस्टर्न गंगा किंग्स के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो क्या है। ओके, सो अनंत वर्मन अगर इनकी हम बात करें, सो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द 4 धाम में से एक टेम्पल है ये। देन अनग भीमा देवा 3। ओके, सो ही डिक्लेयर्ड लॉर्ड जगन्नाथ एज द स्टेट डीटी। ओके, गजपति कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेंथेंड स्टेट रिलीजन। Narasimha Deva 1, okay, he built Sun Temple at Konark, which is a UNESCO site, very important, and defeated the Muslim ruler of Bengal. Bhanudeva 1, okay, patron of Vaishnavism and temple building. Then Narasimha Deva 2nd, okay, so he continued defense against Muslim incursion. Bhanudeva 2, 3 and 4, okay, यहाँ पे थोड़ा आपका gradual weakening start हो गया था. And Kapilendra Dev, okay, founder of Gajapati dynasty and ended the Ganga rule, Eastern Ganga rule. Okay, so कपिलेंद्र देव जो होते हैं वो गजपति डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं और ईस्टर्न गंगा रूल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ दीवान ए बयूतत इन मुगल पीरियड टुक केयर ऑफ व्हाट? ओके, सो दीवान ए बयूतत ये जो हुआ करते थे ये ध्यान रखते थे कारखानाज जो स्टेट फैक्ट्रीज होती थी ना मुगल पीरियड में, उनका ध्यान रखने का काम किसका था? दीवान ए बयूतत। ओके, सॉरी आंसर आपका पहले ही डिस्प्ले हो गया, बट कोई नहीं। तमिल इंस्क्रिप्शन विच रिकॉर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड शिवा टेम्पल इन 1281 बाय अ मर्चेंट सबदम्ब पेरुमल अलाइज तवश्च चक्रवर्ती इज फाउंड एट व्हाट? ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्वांजो इन साउथ चाइना। ओके, सो क्वांजो साउथ चाइना में हमको ये इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, a Jewish merchant Ibrahim Ben Yiju ran a bronze factory in India at where? Okay, so ये जो इब्राहिम बेन यीजू है, ओके, सो फ्रॉम 1133 to 49 ये अपनी ब्रॉन्ज फैक्ट्री भारत में कहाँ चलाया करते थे? ओके, सो ही यूज्ड टू रन दिस फैक्ट्री एट मैंगलोर। ओके, मैंगलोर में ये चलाते थे। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका ओरिजिन जो है वो तुनिसिया नॉर्थ अफ्रीका का है। ओके, टाइम पीरियड इनका 1130 to 1160 है। बाय प्रोफेशन ही इज अ मर्चेंट स्क्राइब एंड ज्यूइश रिलीजियस स्कॉलर। ओके, इंडिया में ये आए थे एंड लिव्ड ऑन द मलबार कोस्ट। ओके, पॉसिबली इन मुजिरिस और मैंगलोर जो अभी हमने देखा ऑप्शन था अपना। ओके, ऑफ कोर्स जहां रह रहे हैं वहीं तो फैक्ट्री लगाएंगे ना, सो इफ यू स्टेइंग इन मैंगलोर तो वहीं उनका फैक्ट्री भी होगा। ओके, की सोर्स इस चीज को जानने के लिए, सो दैट इज कायरो जेनिजिया डॉक्यूमेंट। ओके, डिस्कवर्ड इन बेन येजा ओल्ड कायरो में। ओके, ट्रेड एक्टिविटीज की बात करें, सो ही ट्रेडेड इन पेपर स्पाइसेस टेक्सटाइल एंड मेटल्स विद इजिप्ट एंड ईडन। ओके, पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें, सो ही मैरिड एन इंडियन स्लेव वुमेन नेम्ड अशु। ओके, इन इंडिया एंड रिलोकेशन, सो बाद में ये अपने वापस कायरो चले जाते हैं। ओके, और इंडिया के साथ उनका ट्रेडिंग चालू रहता है। नेक्स्ट, which singer had received the title of गुण समुद्र by
एम्परर शाहजहां। ओके, सो गुण समुद्र का टाइटल किसने दिया है? ओके, किसको दिया है? शाहजहां ने दिया है, किसको दिया है? ओके, कौन से ऐसे सिंगर है? तो दैट इज लाल खान। ओके, ऑप्शन नंबर 2, लाल खान। अब कौन है लाल खान? ओके, सो लाल खान एक कोर्ट म्यूजिशियन थे ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम ऑफ शाहजहां। उनको टाइटल दिया गया है गुण समुद्र। ओके, दैट इज ओशन ऑफ वर्च्यू और मेलोडी was transferred upon him in recognition of his exceptional musical talent. He was known for his expertise in classical Hindustani music and was part of the rich cultural patronage of the Mughal court. Okay. So छोटा सा फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि कभी पेंटर्स पे बहुत क्वेश्चंस आया करते थे, थोड़ा चेंज हो रहा है ट्रेंड। ओके, अभी आपको म्यूजिशियंस और बाकी जो चीजें हैं उस पे भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट, which Sufi saint translated Amrit Kund under the title Bahr ul Hayat? Okay, so Amrit Kund किसने इसमें से ट्रांसलेट किया है? So your correct answer will be शेख मोहम्मद गाउस। शेख मोहम्मद गाउस ने इसको ट्रांसलेट किया है। ओके, सो एक बार देख लेते हैं इन सब के बारे में। सो अब्दुल कादिर गिलानी, ओके, फ्रॉम 1077 टू 1166, ओके, इराक बेस्ड, बट इनकी इन्फ्लुएंस हमें भारत में देखने के लिए मिलता है। सो कादरी सिलसिला के ये फाउंडर है। ओके, फाउंडर ऑफ कादरी सूफी ऑर्डर एंड रिवर्ड इन इंडिया, हिज टीचिंग इन्फ्लुएंस इंडियन सूफिज्म डीपली। ओके, सो ये भारत का भी नहीं है, लेकिन इनकी जो टीचिंग्स है वो भारत में सूफिज्म को इंस्पायर करती है, स्पेशली जो कादरी सिलसिला हम देखते हैं। Then Kalimullah Jahanbandi, okay, so 1729, okay, Chishti order, so he is prominent Sufi of the later Mughal period, okay, he emphasized universal love, lived in India, okay, in Delhi, and disciple of Sheikh Kalimullah. Then Sheikh Muhammad al-Husani, okay, again 17th century, he is a religious scholar and mystic, and limited documentation available है, but sometimes confused with other जो आपके revivalist scholars हैं उनके साथ। शेख मोहम्मद गौस ग्वालियरी, okay, 1500 to 1562, शतारी order, Sufi saints known for esoteric teachings, okay, yoga, Sufi synthesis and influence at Akbar's court, author of Jawahir a Khamza and linked to the Mughal religious pluralism. Okay. Next, which Mewar king wrote three works on science of music called Sangeet Taranga, Sangeeta Mimamsa and Sur Prabandh? Okay, so इसमें से मेवाड़ के कौन से ऐसे राजा है जो इन चीजों के बारे में उन्होंने लिखा है? वैसे मेवाड़ अपनी शूरवीरता के लिए जाना जाता है, बट ये किंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फेमस है। ओके, और इनको संगीत, आर्ट, आर्किटेक्चर, बेसिकली जो गोल्डन पीरियड ऑफ मेवाड़ होता है वो इनका टाइम फ्रेम माना जाता है। ओके, सो दैट इज राणा कुंभा, जिनको हम क्या बोलते हैं? कुंभकर्ण भी बोलते हैं। ओके, राणा कुंभा, जिन्होंने कुंभलगढ़ के फोर्ट का भी जो निर्माण करवाया। सो ही इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। ओके, कभी आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़ना। ओके, बहुत आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेरी वर्क्स, ओके, जैसे हम गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज बोलते हैं, वैसे ही इनका टाइम फ्रेम, राणा कुंभा का टाइम फ्रेम मेवाड़ के लिए गोल्डन एज वाला टाइम फ्रेम है। ओके, नेक्स्ट एक बार बाकी सबको भी देख लेते हैं कि बाकी जो राजा दिए हुए थे वो लोग कौन है। ओके, सो लक्ष्मण सिन्हा, गुहिल एंड सिसोदिया मेवाड़ वंश से ये बिलोंग करते हैं। 13-14 सेंचुरी अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम है। अर्ली रूलर ऑफ मेवाड़, ओके, पार्ट ऑफ गुहिल और अर्ली सिसोदिया लिनेज। देन मोकल, महाराणा मोकल सिंह, ओके, सो सिसोदिया मेवाड़, अर्ली 15th सेंचुरी, सन ऑफ राणा लखा, ओके, रूल्ड मेवाड़ ब्रीफली एंड फादर ऑफ राणा कुंभा। Then Kumbhakaran or Rana Kumbha against Sisodiya Mewar 1433 to 1468. Okay, great ruler of Mewar, built Kumbhalgarh. Okay, and expanded the kingdom and patron of arts. जैसे अभी हमने बात की. Then Rayamal, okay, against Sisodiya, late 15th century, son of Rana Kumbha, stabilized Mewar after a period of internal conflicts. Okay, so ये आपके कुछ important. Again इसी डायनेस्टी से आपके महाराणा प्रताप भी बिलोंग करते हैं, इसी वंश से। Okay. Next, which Sufi saint called Hindu al-Kitab and Vedas the revered book? Okay, so ये किसने इन्होंने बोला है? Okay, so ये बोला है आपके मिर्जा मजहर जाने जाना। Okay, मिर्जा मजहर जाने जाना, ये इन्होंने बोला है। इनके बारे में, सबके बारे में एक बार जान लेते हैं। ओके, मिर्जा अजहर जाने जाना, दिल्ली, मुगल इंडिया, ओके, 1699 से लेकर 1781। सो इज अ प्रोमिनेंट नक्शबंदी सूफी, ओके, पोएट एंड स्पिरिचुअल लीडर, एम्फसाइज्ड सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी। ओके, देन शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, ओके, गंगोज इंडिया, he is a Chishti Sufi saint of Saberi branch, okay, and disciple of Shah Shafuruddin Yana Maneri.
बाइजुल अंसारी, ओके, पीर रोशन, फ्रंटियर रीजन्स जो आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन है, अप्रोक्सीमेटली 1525 to 1585, okay. He is founder of Roshiana movement, okay, combined Sufism with Pashtun identity. Then Shah Abdul Latif Bhitai, okay, Sindh present day Pakistan, 1689 से लेके 1752, and he is great Sindhi Sufi poet, okay, composed the Shah जो रिसालो, okay, blending mysticism and folklore, okay. So एक बार आपको सिर्फ देख लीजिए, पता होना चाहिए, ओके. द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ओके. सो दैट इज आपके विनायक दामोदर सावरकर, दैट इज वी.डी. सावरकर. एक बार देख लेते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसके ऊपर किसने किसने क्या क्या वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं, ओके. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला अभी जो हमने देखा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर. यहाँ पे इन्होंने एक नेशनलिस्टिक इंटरप्रिटेशन दिया है, इस वॉर को इन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है. देन रिबेलियन 1857, अ सिंपोजियम, पीसी जोशी, ओके. ही एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देते हैं इस पर्टिकुलर चीज को, एंड ही इंक्लूड्स एसेज बाय इंडियंस एंड ब्रिटिश स्कॉलर्स. Revolt of 1857, R.C. Mazumdar, and he argues it was not a national movement and offers a conservative viewpoint. हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट है इस पर्टिकुलर चीज को लेके. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, दैट इज फ्रॉम 1857 to 1859. ये जो लिखा है ये कार्ल मार्क्स, फ्रिडरिच एंगल एंड कलेक्टेड राइटिंग्स है ये, ओके. सो मार्क्सिस्ट एनालिसिस हमको इसमें देखने के लिए मिलता है. Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857, okay. So रुद्रांशु मुखर्जी, okay, nuanced academic analysis आपका देते हैं. 1857, the real story of the Great Uprising, okay, Parag Tope, and he focuses on Tatya Tope and the military strategies behind the revolt based on family records, okay. Great Rebellion 1857-58, Christopher Bailey, okay, and offers both Indian and British perspective and challenges older colonial views. The Indian Mutiny of 1857, G.B. Mellison, okay, colonial viewpoint देते हैं, okay, and 1857, a pivotal moment in the Indian history, Biswai Petty, okay, and collection of modern essays from multiple perspectives. तो ये आपकी कुछ important books है, वैसे तो बहुत है, but ये कुछ important books है आपकी which are revolving around the revolt of 1857. Next. By 1800, the Maratha Empire consisted of a confederacy of the 5 big chief. Who were these 5 big chief? Okay, so ये बोल रहा है कि मराठा एम्पायर का जो मराठा कॉन्फेडरेसी बेसिकली हम जो पढ़ते हैं, ओके, तो उसमें से 5 मुख्य चीफ या मुख्य पार्ट इसमें से कौन से हैं, ठीक है. तो वैसे अगर आप नाम देखो तो नाम तो सारे ही है, आपको प्लेस लेकिन सही गेस करनी है, ओके. प्लेस आप सही गेस करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे देखें कि Peshwas at Pune, okay, yes. Gaikwads at Baroda, okay. Scindias at Gwalior, Holkars at Indore, and Bhosles at Nagpur. राइट है, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट है, ओके. तो अगर आप बाकी के ऑप्शंस देखो तो फैमिलीज तो सही दी हुई है, ओके. दैट इज गायकवाड्स, पेशवास, होलकर्स, भोसलेज एंड सिंधियास. फैमिलीज आपकी पांचों चारों ऑप्शन में सही है. गड़बड़ है प्लेस में, ओके, कि क्या पेशवा पूना के थे. अभी जैसे यहाँ पे देखो गायकवाड्स एट पूना दिया हुआ है, ओके, गायकवाड्स बड़ौदा के हैं, ओके. तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये हो सकता है, बट हाँ, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1 के जो मेन पेशवा थे वो ही वाज एट पूना, ओके. गायकवाड्स एट बड़ौदा, सिंधियाज एट ग्वालियर, होलकर्स एट इंदौर, ओके, एंड भोसलेस एट नागपुर. तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि मराठा कॉन्फेडरेसी का क्या सिनेरियो है. तो ये आपका एमर्ज होता है आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी बाजीराव, ओके, पेशवा बालाजी बाजीराव, दैट इज नाना साहेब, 1761 में आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, ओके. सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जब मराठास की डिफीट हो जाती है बेसिकली, ओके, तो एक लूज अलायंस बनाया जाता है इन ऑर्डर टू हैंडल द मराठा एम्पायर इफेक्टिवली, ओके. सो अगर इसका हम नेचर देखें तो एक ये लूज अलायंस ऑफ सेमी ऑटोनॉमस मराठा चीफ है अंडर द नॉमिनल लीडरशिप ऑफ पेशवा इन पुणे, ओके. अब इसके की फैमिलीज या चिफ्टेन्स कौन कौन थे, तो अभी हमने जैसा देखा, ओके. सो पेशवास फ्रॉम पुणे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मराठा एम्पायर, ओके. सो बेसिकली रूलर तो आपके छत्रपति है, उसके अंडर पेशवाज है, ओके, हु आर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द मराठा एम्पायर, ओके. रिमेन द सेंट्रल अथॉरिटी. देन सिंधियास, ओके, from Gwalior, Holkars from Indore, Gaikwads at Baroda, and Bhosles at Nagpur. Okay. Then nominal head की अगर हम बात करें, so Peshwa of Pune, though actual power was decentralized at this particular time frame. Period of activity की अगर हम बात करें, so of course from 1761 से ये start हो रहा है after the third battle of Panipat, and third Anglo-Maratha war पे ये खत्म होता है, that is 1880 CE.
मेजर इवेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके टाइम फ्रेम में 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए। ओके, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर आपका 1775 टू 82। ओके, यहाँ पे मराठा विक्ट्री होती है। देन सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, सो 1803 से 1805 यहाँ पे ब्रिटिश विक्ट्री होती है। एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 टू 1818। ओके, और यहाँ पे आपकी कॉन्फेडरेसी एंड हो जाती है। डिक्लाइन, तो इसका डिफीटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, इन 1818 एंड लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द मराठा पावर। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, सो लास्ट मेजर इंडिजिनियस पॉलिटिकल मिलिट्री पावर टू रेजिस्ट ब्रिटिश colonial expansion in India. Okay, next, who seized the English factory at Kasim Bazar, marched onto the Kolkata and occupied Fort William on 20 June 1756. Okay, so इसमें से कौन है जिन्होंने कासिम बाजार पे जो इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाजार पे थी, ओके, उसको सीज कर लिया एंड कोलकाता की तरफ फोर्ट विलियम ऑक्यूपाई करने के लिए चले गए। ओके, सो ही वाज सिराजुद दौला। ओके, ही वाज सिराजुद दौला। नेक्स्ट, 1623, the British East India Company, the English East India Company, okay, had established factories or trading post at dash. Okay, so कहाँ पे इन्होंने 1623 तक कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगा दी थी। ओके, सो दैट वाज एट भरूच, अहमदाबाद, आगरा एंड मसूली पट्टनम। ओके, सो 2 विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। इनके एक बार फैक्ट्रीज देख लेते हैं कहाँ कहाँ और कौन से टाइम फ्रेम में इन्होंने फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की। सबसे पहले आता है सूरत। ओके, 1613। ओके, वेस्टर्न इंडिया, गुजरात में फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री इन इंडिया। ट्रेड हब, ट्रेड हब फॉर स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड पोर्ट टू मेक्का। मसूलीपट्टनम, ओके, 1611। ईस्ट कोस्ट पे फर्स्ट फैक्ट्री है ये। ओके, एंड परमिटेड बाय गोलकोंडा रूलर। मद्रास 1639। ओके, साउथ इंडिया, तमिलनाडु became the seat of the Madras presidency and strategic port. Then Hooghly 1651, Bengal, okay, first base in the Bengal and eventually shifted to Calcutta. Then Bombay, Bombay तो इनको गिफ्ट में मिल गया था। ओके, 1661 जब पोर्चुगीज लोगों ने इनको डाउरी दे दी थी, became Bombay presidency. कलकत्ता, फोर्ट विलियम 1690, okay, Bengal, most important factory and became the capital of British India until 1911. बालासोर 1642, ओडिशा, ओके, माइनर ट्रेडिंग पोर्ट है बंगाल में बिफोर कलकत्ता। देन पटना, ओके, बिहार, सेंटर फॉर सॉल्टपीटर ट्रेड, ओके, एंड वाइटल फॉर आर्म्स प्रोडक्शन। देन भरूच, गुजरात, ओके, इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन एंड इंडिगो एक्सपोर्ट्स। करवर 1638, ओके, कर्नाटका, यूज्ड फॉर पेपर एंड टेक्सटाइल ट्रेड। देन तेलिचुरी, ओके, केरला, मलबार कोस्ट, पेपर एंड स्पाइस ट्रेड, रिवाइवल डच एंड पोर्चुगीज। ओके, सो डच एंड पोर्चुगीज के खिलाफ इन्होंने ये बनाया। नेक्स्ट, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन डैश। ओके, सो परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया? सो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ओके, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। एक बार देख लेते हैं तीनों, परमानेंट सेटलमेंट, प्रियोतरी सिस्टम एंड महलबारी सिस्टम। सो अगर परमानेंट सेटलमेंट की अगर हम बात करें, सो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके, 1793, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा में इन्होंने ये लगाया। ओके, एंड परमानेंटली फिक्स जो था, जमींदार बिकेम दी लैंड ओनर्स। रियोतवारी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड 1820, इनका जो प्रोविंस था या जो रीजन जहां ये लगाया गया, दैट वाज मद्रास, बॉम्बे, पार्ट्स ऑफ असम एंड बिरार। Direct settlement with individual, that is rare, okay, and peasants were recognized as land holders. Mahalwari system, Holt Mackenzie and R.M. Bird, okay, 1822, northwestern provinces, central India and Punjab, okay, and revenue settlement जो था वो एक महल यानी कि विलेज से डायरेक्टली कलेक्ट करने का इन्होंने पूरा प्लानिंग बनाया था। नेक्स्ट, Spanish flu first reached to which city of India in 1918? Okay, so Spanish flu कब भारत की कौन सी सिटी में फर्स्ट टाइम आया? ओके, सो दैट वाज इन बॉम्बे, दैट वाज इन बॉम्बे। ओके, एक बार देख लेते हैं कि फ्लू हैज बिलीव्ड टू एंटर इंडिया थ्रू बॉम्बे पोर्ट इन जून 1980, ब्रॉट बाय द रिटर्निंग इंडियन सोल्जर्स एंड वर्कर्स फ्रॉम वर्ल्ड वॉर वन। ओके, टाइम फ्रेम देखो, वर्ल्ड वॉर वन का टाइम फ्रेम है। ओके, सो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो सोल्जर्स वापस लौट रहे थे, ओके, सो उनके साथ साथ स्पेनिश फ्लू भारत में आया। ओके, फर्स्ट वेव आपकी जून जुलाई 1918, okay, mild wave, limited fatalities but rapid spread due to Bombay's
डेंस पॉपुलेशन एंड पोर्ट एक्टिविटीज। ओके, सो बॉम्बे में बहुत डेंस पॉपुलेशन था, तो ये बहुत जल्दी फैल गया। सेकेंड वेव में मोस्ट डेडलीस्ट फेज ये साबित हुआ। ओके, मोर्टेलिटी रेट ऐसा बोला जाता है कि ऑलमोस्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेथ यहाँ पे बॉम्बे ने उस समय पे देखी ऑन एन एवरेज। ओके, ओवर 700 पीपल वर डाइंग डेली। ओके, इंडिया as a whole lost around 12 to 18 million people, approximately 6% of population, with Bombay being a major epicenter. Okay, impact अगर हम देखें so public infrastructure collapse कर गया पूरी तरह से, crematoriums and graveyards were overwhelmed. Okay, and shortage of firewood and burial spaces. Social consequences अगर हम देखें तो यहाँ पे of course rising orphans and widows. Okay, work disruption हो गया, food shortage हो गया, widespread panic. Basically हम एक कोरोना वाला जो टाइम फ्रेज है, ओके, वैसे ही इसको कुछ समझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया था, लार्ज स्केल पे हो गया था, बिकॉज उस समय इतना सोशल मीडिया नहीं है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, सो ये बहुत ज्यादा उस समय स्प्रेड हो गया था। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एक्सट्रीमली लिमिटेड था, गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स, मेडिकल फैसिलिटीज वर ओवरवेल्म्ड, colonial government criticized for poor response. Okay, and volunteer groups and nationalists like Gandhi's वॉलंटियर्स ओके ट्राइड टू फिल द गैप। ओके, सो गवर्नमेंट की तरफ से इतना कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा था हमें, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बट भारत के लोगों ने या भारत के जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने इस गैप को फिल करने की कोशिश की। नेक्स्ट, in 1855 and 56, the Dash tribesmen of Bihar and Bengal rose up armed with axes, bows, and arrows, temporarily swept away British rule from their area. Okay, so कौन सा ट्राइब इसमें से है जो बिहार एंड बंगाल में वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए? ओके, सो ये तो इजी है, सो योर ऑप्शन विल बी संथल। सो संथल रेबिलियन की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज योर ऑप्शन। एक बार देख लेते हैं कि कौन से रेबिलियंस कब कब हुए, लीडर्स कौन थे, कॉजेस क्या थे। ओके, सो छुआर रेबिलियन 1767 टू 1833 बंगाल में ये हुआ। ओके, छुआर एंड इनके लीडर्स थे दुर्जन सिंह एंड जगन्नाथ सिंह। ओके, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, लॉस ऑफ इंसेस्ट्रियल लैंड। कोल रेबिलियन 1831-32 छोटा नागपुर। ओके, कोल्स यहाँ पे बुद्धो भगत इनके लीडर थे। ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज, इंक्रोचमेंट बाय मनी लेंडर्स एंड जमींदार। हो रेबिलियन की अगर हम बात करें तो सिंहभूम, ओके, होज इनके लीडर्स हैं। ओके, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन ट्राइबल ऑटोनॉमी। संथल रेबिलियन की अगर अभी हम बात करें, अभी हमने देखा 55-56 वाला टाइम फ्रेम। ओके, पार्ट्स ऑफ झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, संथल्स। ओके, सिद्धू कन्हू, चंद भैरव मुर्मू, ये सारे इनके लीडर्स थे। ओके, एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स, लैंड लॉर्ड्स एंड ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम। सो रेवेन्यू सिस्टम से लोगों को प्रॉब्लम थी, इसलिए ये सब यू नो रेबिल में उतरे। भील रेबिलियन हम देखें तो वेस्टर्न इंडिया, ओके, एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र, भील से सेवरल महाराजा इन लेटर years, okay, and loss of forest rights, forced labor and feudal operations. Khond uprising, okay, 1837 to 1856 ओडिशा। ओके, खॉन्ड्स एंड इनके लीडर है चकरा बिसोई। ओके, सो ब्रिटिश बैन्स ऑन मरिया ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स, ओके, फॉरेस्ट एंड लैंड कंट्रोल। रंपा रेबिलियन, ओके, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। ओके, अजूरी सीताराम राजू। ओके, दिस इज फेमस। ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर एंड फॉरेस्ट लॉस। मुंडा रेबिलियन, ओके, छोटा नागपुर प्लेटू, मुंडास, बिरसा मुंडा। ओके, उलुगन, ग्रेट ट्यूमलेट अगेंस्ट लैंड एलिनिएशन एंड ब्रिटिश रूल। देन ताना भगत मूवमेंट, ओके, छोटा नागपुर प्लेटू, अगेन जतरा भगत। ओके, रिलीजियस रिफॉर्म, एंटी टैक्स मूवमेंट एंड अलाइंड विद गांधीयन नॉन वायलेंस। नागा रेबिलियन, ओके, सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका। ओके, नागास एज इट फिरो, डिमांड फॉर सोविनिटी कंटिन्यूड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स। नेक्स्ट, सिविल एंड मिलिट्री गेजेट गेजेटर वाज पब्लिश्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? ओके, सो सिविल एंड मिलिट्री गेजेट आपका पब्लिश होता था लाहौर से। ओके, सिविल एंड मिलिट्री गेजेटर वाज पब्लिश्ड फ्रॉम लाहौर। The independent Republic of India carried out Operation Polo against which princely state? Okay, so ये तो easy है, it was carried on Hyderabad. Okay, Operation Polo, ये जो ऑपरेशन है, this was carried on Hyderabad. तो अगर इसका हम देखें, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, डेट है इसकी फ्रॉम 13th to 18th सितंबर 1948। ओके, कोड नेम इसका ऑपरेशन पोलो रखा गया था। क्यों, इसका रीजन क्या था? तो अब आप लोगों ने कभी कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद के बारे में सुना ही होगा। ओके, हाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल मर्ज these three you know states in India. Okay, so which had not accepted after 1947,
प्रिंसली रूलर इनके थे निजाम मीर उस्मान अली खान, द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, वांटेड इंडिपेंडेंस और डील विद पाकिस्तान। तो ये बोल रहे थे कि इंडिया भारत के बीच में ये हैदराबाद या तो इनको इंडिपेंडेंस चाहिए या इनको पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है, विच वाज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया के सेंटर में वो लोकेटेड है हैदराबाद। ओके, तो या तो उसको इंडिपेंडेंस देना भी पॉसिबल नहीं है कि भाई कंट्री के अंदर एक कंट्री उसको कैसे हम बना दे। ओके, और पाकिस्तान के साथ हम कैसे इसको दे दे, बिकॉज फिर वो मैनेजमेंट एंड और बहुत सारे इसमें डिफिकल्टीज थे। ऑपोजिंग फोर्सेस यहाँ पे रजाकार पहला मिलिट्री मिलिशिया लेड बाय कासिम रिजवी सपोर्टेड बाय निजाम एम्ड टू रेजिस्ट इंटीग्रेशन। ओके, तो बहुत ज्यादा जब हो गया था तो इन्होंने भी रजाकार का फॉर्मेशन कर दिया। ओके, ओपनली लोगों को वहां पे मारा जा रहा था। इंडियन कमांडर की बात करें तो मेजर जनरल JN चौधरी। ओके, आउटकम स्विफ्ट इंडियन विक्ट्री। ओके, हैदराबाद स्टेट वाज मर्ज्ड इनटू इंडिया विद इन 5 days। ओके, सो मिलिट्री ऑपरेशन भारत ने चलाया और 5 दिनों के अंदर अंदर हैदराबाद को भारत में मिला लिया। कैजुअलिटीज की बात करें तो ऑफिशियल इंडियन एस्टिमेट इज अराउंड 1000 to 2000 death and independent reports suggest higher, although देखो that is a different thing. Aftermath, निजाम ने सरेंडर कर दिया 17th September 1948 को and he was made Raj Pramukh, that is governor of the Hyderabad state, and communal violence broke out especially targeting Muslims. Okay, so यहाँ पे अलग अलग चीजें है। Next, who among the following are not the leaders of the INA? Okay, Indian National आर्मी के लीडर्स इसमें से कौन नहीं है। ओके, सो अगर आप इसमें से एलिमिनेशन भी करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो अगर आप देखो कि राज बिहारी बोस तो है ही है। ओके, सुभाष चंद्र बोस तो है ही है। ओके, और यहाँ पे कैप्टन मोहन सिंह भी है। ओके, सो जो नहीं है वो कौन है? पृथ्वी सिंह आजाद एंड फणींद्र नाथ घोष। ओके, ये INA के लीडर्स नहीं है। ओके, अब देखते हैं INA के बारे में। ओके, सो फुल नेम है इसका इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज। ओके, फाउंडेड बाय मोहन सिंह। ओके, विद जापानीज सपोर्ट, रिवाइव्ड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1943। प्रिंसिपल पॉलिटिकल लीडरशिप की अगर हम बात करें तो आजाद हिंद गवर्नमेंट। ओके, इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया बनाया भी दिया था, फॉर्म्ड बाय बोस इन सिंगापुर। ओके, मोटो है इसका इतिहाद इतमाद एंड कुर्बानी, दैट इज यूनिटी फेथ एंड सेक्रीफाइस। ओके, स्लोगन है इनका चलो दिल्ली। हेडक्वार्टर इन्होंने सिंगापुर एंड रंगून में बनाया था। मिलिट्री सपोर्ट इनको मिला था जापान के तरफ से ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वुमेन रेजिमेंट को हम रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बोलते हैं, कमांडेड बाय कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ओके, वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट यूनिट। आइडियोलॉजी है एंटी ब्रिटिश नेशनलिज्म, आर्म्ड रेजिस्टेंस फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। रिक्रूटमेंट आपके जो होते थे, जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जो बाहर उन्होंने रख रखे थे, ओके, उन्हीं के हेल्प से इन्होंने British Indian army captured by the Japanese. Okay, fronts of operation की डिटेल्स देख लेते हैं। सो बर्मा कैंपेन, INA fought alongside Japanese forces in Manipur, Nagaland, that is Imphal and Kohima sectors during 45, 44 and 45. Andaman and Nicobar Island. Okay, so INA took a symbolic control and island was renamed as Shaheed and Swaraj Island. Assault on Imphal. Okay, so INA's advance stalled due to logistics, monsoon and aligned resistance. बाद में INA ट्रायल्स होते हैं आपके रेड फोर्ट ट्रायल्स। ओके, 1945 एंड 46। सो यहाँ पे जो है आपके British put INA officers Shah Nawaz Khan and Prem Sehgal, Gurbaksh Dhillon on a trial for treason. Okay, sparked nationwide protest and mutinies in the Indian Navy and Army. यहाँ पे okay, आपके Indian National जो रॉयल म्यूटिनी होती है वो भी यहाँ पे हो जाती है। एंड इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन वीकनिंग द ब्रिटिश रिजॉल्व टू होल्ड ऑन टू इंडिया। ओके, सो यही वो टाइम फ्रेम है जहाँ पे चारों तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा था, वेदर इट वाज फ्रॉम इंडियन नेशनल आर्मी, वेदर इट वाज योर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं बड़े बड़े, वो लीडर्स आपके फाइट कर रहे थे। ओके, सो चारों तरफ से वो प्रेशर बिल्ड हो रहा था। ओके, एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑलरेडी ब्रिटिशर्स की इस हालत तो वैसी नहीं थी। ओके, एंड फाइनली इंडिया रिसीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। Next, the All India State People's Conference had been found in which month and year? Okay, so year के साथ साथ अभी आपको month भी याद रखना होगा। Okay, so अगर आपको इसमें although आपको year भी अगर याद है तो भी हो जाएगा। Okay, that is December 1927. Okay, December 1927. So अगर इसकी हम बात करें, so it was founded in Bombay. Okay, first session December 1927 बॉम्बे में हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर पीपल लिविंग इन प्रिंसली स्टेट्स एंड टू डिमांड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, सिविल लिबर्टीज फॉर ऑटोक्रेटिक रूल। की लीडर्स MN जोशी, जय नारायण व्यास, बलवंतरी मेहता, शेख अब्दुल्ला, ओके, गोपाल स्वामी अयंगर एंड लेटर जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट इन
1939. Affiliation with Indian National Congress, though separate, it maintained close ideological ties with Indian National Congress and was later integrated with it after independence. So independence के बाद ये INC में शामिल हो जाता है। हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो इनिशियली तो मोबाइल थी, ओके, एंड लेटर जब कांग्रेस के साथ मिल गए तो इसका हेड ऑफिस भी क्या हो गया, कांग्रेस दिल्ली हो गया। ओके, सिकंदर जिन्ना पैक्ट हैड हैपेंड बिटवीन whom एंड व्हेन। तो ये जो सिकंदर जिन्ना पैक्ट है, ओके, ये कब और किसके बीच में हुआ? ओके, सो दिस वाज हैपेंड बिटवीन सिकंदर हयात खान एंड मोहम्मद अली जिन्ना 1937। ओके, सिकंदर हयात खान एंड मोहम्मद अली जिन्ना 1937। लेट अस सी व्हाट वाज सिकंदर जिन्ना पैक्ट। ओके, सो अगर हम इसकी बात करें, सो टाइम एंड प्लेस दिसंबर 1937, लखनऊ सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ओके, की सिग्नेटरीज इसके कौन कौन थे? तो अभी हमने देखा मोहम्मद अली जिन्ना एंड सर सिकंदर हयात खान। ओके, प्रीमियर ऑफ द पंजाब एंड लीडर ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी। ओके, सो मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी के बीच में ये साइन हुआ। कंटेक्स्ट इसका क्या था कि अगर हम यहाँ पे देखें, सो आफ्टर द 1937 प्रोविजनल इलेक्शंस द मुस्लिम लीग परफॉर्म्ड पुअरली। ओके, मुस्लिम लीग ने बहुत खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे की, स्पेशली इन द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस लाइक पंजाब, सिंध एंड बंगाल। बेसिकली उन रीजन्स में जहाँ पे मुस्लिम लोग ज्यादा है, ओके, मुस्लिम मेजोरिटी में। सो द लीग लैक्ड मास बेस अमंग मुस्लिम्स इन रूरल एरियाज एंड नीडेड अलायंस टू रिमेन पॉलिटिकली रेलेवेंट। ओके, सो इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि हमें इस रीजन से आने वाले लीडर्स के साथ एक समझौता करना होगा, ओके, एंड देन ओनली यू कैन बी पॉलिटिकली रेलेवेंट। ओके, सो टर्म्स ऑफ द पैक्ट क्या थे? दैट यूनिस्ट पार्टी मेंबर्स कुड जॉइन द मुस्लिम लीग व्हाइल रिटेनिंग देयर allegiance to the unionist party. Okay, so unionist party के member मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर सकते हैं। Okay, gave Jinnah a foothold in the Punjab, a crucial Muslim majority province. Both parties would cooperate to safeguard Muslim interests in British India, strengthened pan-Muslim solidarity, recognized Muslim League as the sole representative of the Indian Muslims, and boosted Jinnah's legitimacy as the leader of the Muslims. Okay, so यहाँ पे ये terms of the pact थे। नेक्स्ट, हु प्रोपोगेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल हिस्ट्री? ओके, सो इसमें से किसने टोटल हिस्ट्री का प्रोपोगेशन किया? ओके, सो दैट वाज मार्क ब्लॉक। ओके, मार्क ब्लॉक वाज द पर्सन हु प्रोपोगेटेड टोटल हिस्ट्री। अभी हम बाकी लोगों के बारे में भी देख लेते हैं। सो अगस्टी कॉम्टे, ओके, 1798 to 1857, फ्रांस। ओके, he belonged to positivism, okay, that is philosophy of history, and founder of positivism and sociology, advocated a scientific approach to studying society and history, and believed in progress through the three stages, that is theology, metaphysics and positive. Okay, G.M. Trevelyan 1876 to 1962 retained Whig historiography, prominent Whig historian. Okay, he emphasized progress, liberty and constitutionalism in English history, believed history should be accessible and literary, not just academics. Then C.V. Langlois, okay, 1863 to 1929, France, okay, empirical and scientific history. So co-authored Introduction to the Study of the History with Sigobos, and stressed the primary sources, objectivity and critical method in history, writing famous for the quote, history is made with documents. Mark Bloch 1886 to 1944, France, Annales School से belong करते हैं, and co-founder of Annales School with Lucius Febvre, emphasized interdisciplinary approach, long-term structures and mentalities over events. Authored the Historian's Crafts and Feudal Society, executed by Nazis as a part of the French resistance. Okay, next, the Renaissance period. The Renaissance spirit made a great impact on historiography. Which of the following is not belonging to those impact? Okay, so ऐसा कौन सा है जो उस impact से belong नहीं करता जो Renaissance लेके आया historiography पे? Okay, so इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा emergence of lay historians. Okay, so ये इसका impact नहीं है, मानी कि बाकी के तीनों है. So return to humanistic view of history, the growth of a new school of humanistic history, historians, and the emergence of the universal history and chronology. Okay, so ये इसके impacts थे. Plagiarism cannot be detected by what? Okay, so इसमें से क्या है जिसमें आप plagiarism detect नहीं कर सकते? Plagiarism detect करना मतलब plagiarism माने कि क्या? आप किसी का वर्क
लेके अपने इसमें डाल देते हो विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट, ओके, उस इंसान को अपने क्रेडिट भी नहीं दिया तो उसको हम बोलते हैं प्लेजरिज्म, ओके। किसी और के वर्क को इस्तेमाल करना विदाउट क्रेडिट इज प्लेजरिज्म, ओके। सो दैट इज कैनॉट बी डिसाइडेड बाय स्कोपस, ओके। स्कोपस से आप ये डिटेक्ट नहीं कर सकते, बाकी तीनों से प्लेजरिज्म कैन बी डिटेक्टेड, ओके। नाउ देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। सो स्कोपस आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन का एक डेटाबेस है, ओके। ये आपका प्राइमरीली यूज होता है लिटरेचर रिव्यू, साइटेशन एनालिसिस एंड ऑथर मैट्रिक्स के लिए। टारगेट यूजर्स इसके है रिसर्चर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिशर्स, ओके। इसमें आपके की फीचर्स है आपके इंडेक्सेस, पीयर रिव्यूड जर्नल्स, बुक्स, कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग्स, ओके। सो अलग अलग चीजों का जो एक इकट्ठा करके एक जगह पे आपको मिलेगा, सो दैट इज स्कोपस। टर्निटिन क्या है आपका, प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल है, ओके। ये चेकिंग स्टूडेंट्स सबमिशन फॉर प्लेजरिज्म स्कूल्स एंड कॉलेजेस में यूज होते हैं, ओके। सो ये क्या करता है, कंपेयर करता है, जो भी आप वर्क सबमिट करोगे वो दूसरे चीजों के साथ उसको कंपेयर करेगा और बाद में बता देगा कि इसमें से क्या क्या है और क्या नहीं है, ओके। ऑथेंटिकेट, ओके। सो प्लेजरिज्म के लिए यूज होता है ये भी, ओके। सो प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल, चेकिंग रिसर्च पेपर्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, मोस्टली इसको रिसर्चर्स, पब्लिशर्स एंड एकेडमिशियंस यूज करते हैं, ओके। यूज्ड बाय जर्नल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, पावर्ड बाय टर्निटिन डेटाबेस, ओके। एंड एंश्योर्स ओरिजिनलिटी बिफोर पब्लिकेशन, ओके। सो इसका जो बेसिक फीचर है वो टर्निटिन ही है, ओके। देन अर्कुंड नाउ ओरिजिनल, ओके। ये भी आपका प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल है, चेकिंग एकेडमिक असाइनमेंट्स एंड पेपर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसका यूज करते हैं। ऑटोमेटेड टेक्स्ट मशीन टूलिंग, ओके, मैचिंग टूल, कि ये भी आपको मैच करके दिखा देता है कि कहीं से लिया हुआ तो नहीं है, ओके। In history writing, Ranke's approach of history emphasizes on what? Okay, so लियोपोल्ड वॉन रांके जो है वो इसमें से कौन सी चीज पे एम्फेसाइज करते हैं? ओके, सो ही एम्फेसाइजेस ऑन सैंक्टिटी ऑफ फैक्ट, ओके। सैंक्टिटी ऑफ फैक्ट पे ये एम्फेसाइज करते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन है, ओके। सो नेशनलिटी इनकी जर्मन है, ओके, दैट इज जर्मनी, ओके। एरा 19th सेंचुरी है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक हिस्ट्री। मेजर वर्क्स है इनके हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस, ओके। एकेडमिक्स अगर इनका हम देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में प्रोफेसर है, ओके। इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो ही ट्रेन्ड द जनरेशन ऑफ प्रोफेशनल हिस्टोरियंस अक्रॉस यूरोप एंड अमेरिका। He emphasized on primary sources, okay, advocated using archival documents, original manuscripts, and diplomatic records to reconstruct the past. Objectivity, objective history writing, okay, famously said to show what actually happened, okay, aiming for empirical accuracy. Then rejection of teleology that opposed writing history with a moral or political purpose, emphasized value neutral narration. Okay. Political and diplomatic history, he focused on statecraft, diplomacy, rulers and institutions, especially of the modern European state, and uses of footnotes and citation method, very important, introduced the systematic citation and document based analysis. Okay, citations क्या होते हैं, जहां पे आपने किसी के वर्क में से कोई फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के वर्क में से कुछ एक पैराग्राफ उठाया और या आपने कोट भी लिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो आप अगर आपके काम में डाल रहे हो तो उसको प्रॉपर साइटेशन देना होता है, ओके। या किसी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए आपको फुटनोट्स देने होते हैं, और ये हिस्ट्री राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट या एकेडमिक राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लेजरिज्म वगैरह ये सब चीजें नहीं होती है, ओके। सो ये इंट्रोड्यूस भी वरांके ने किया। Now, who has said that history is a simply a science, no less, no more? Okay? So ये किसने बोला है कि हिस्ट्री भी एक साइंस है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा? तो ये बोला है आपके जे बी ब्यूरी ने, ओके। जे बी ब्यूरी ने ये चीज बोली है। What does Cleopatra's nose theory in history means? Okay, Cleopatra's nose ये theory हिस्ट्री में इसके क्या बोल है, ओके। So that will be your causation in history. Okay, that will be your causation in history. Next, scissors and paste history presents history as what? Okay, क्या आपने सिंपली कहीं से कॉपी पेस्ट मार दिया, ओके। सो वो क्या होगा, अगर आपने किसी चीज को कॉपी पेस्ट मारा है तो वो तो एक कंपाइलेशन ऑफ फैक्ट हो गया ना, हाँ, यहाँ से उठा और यहाँ डाल दिया, यही बात होगी, ओके। सो दैट विल बी योर कंपाइलेशन ऑफ फैक्ट्स, जो कि नहीं करना होता है, ओके। नेक्स्ट, identify the items of export from India to Roman world in the post-modern period. Okay, post-modern period में क्या इसमें से मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट थे फ्रॉम इंडिया से लेके रोमन वर्ल्ड तक, ओके। सो दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेक्सटाइल्स, ओके, आइवरी एंड ब्लैक पेपर, ओके। टेक्सटाइल्स, आइवरी एंड ब्लैक पेपर विल बी योर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स टू रोमन वर्ल्ड।
जब आपको अरेंज द फॉलोइंग सी पोर्ट्स एज मेंशन इन द पोस्ट मॉडर्न सोर्सेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, इसमें आपको नॉर्थ से लेके साउथ तक आपको इसमें अरेंज करना है। ओके, क्रोनोलॉजिकली इसको आपको अरेंज करना है। ओके, सो हियर योर करेक्ट ऑप्शन विल बी option number 3, that is A, B, D, C. Okay, so barbaricum, okay, then bargizna, okay, then है आपका सोपारा and then है आपका म्यूसिरिस। okay, so this will be your correct chronological order. Chronologically arrange the following in ascending order from earliest to recent. Okay, so इसमें आपको अरेंज करना है फ्रॉम अर्लीस्ट टू रिसेंट। तो अगर आप देखो तो ऑफ कोर्स अगर आपको इनका टाइम फ्रेम भी पता है तो भी ये चीज हो जाएगी। सो इफ यू सी ह्यूमन साइंग इसमें लास्ट आने चाहिए ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम ऑफ हर्षवर्धना। ओके, सो दैट विल बी 3 ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं, तो ये आपका कट हो जाएगा। ओके, एंड देन इफ यू सी तो सुश्रुत सबसे पहले आने चाहिए। ओके, सो ये भी आपका कट हो जाएगा। ओके, ऑल्दो इसमें आपको प्रॉपर क्रोनोलॉजी पता होगी तो ही इसमें काम बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, एंड देन वराहमिहिर एंड आर्यभट्ट। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं। तो सुश्रुत की अगर हम बात करें, so he is from 76th century BCE. Okay, main इनका काम है मेडिसिन एंड आयुर्वेदा। ओके, he is known as father of Indian surgery, authored सुश्रुत संहिता detailing 300 surgical procedures and 120 surgical instruments, and he specialized in plastic surgery, cataract removal, bone setting। ओके, इससे बहुत सारे important सर्जरी रिलेटेड कॉन्सेप्ट सुश्रुत संहिता में लिखे हुए हैं। देन कम्स आर्यभट्टा। ओके, 476 to 550 CE। ओके, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी इनका फील्ड है। ऑथर ऑफ आर्यभाटिया। ओके, एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो प्लेस वैल्यू सिस्टम, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ पाई, एक्सप्लेन सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस साइंटिफिकली। ओके, सो जो आपके ग्रहण होते हैं, ओके, सो पीपल यूज्ड टू से ना ये आपके राहु केतु की वजह से होते हैं, तो वो उन्होंने इस थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि नहीं राहु केतु नहीं है, इट इज वाई दैट यू नो कि पोजीशंस की बेसिस पे कैसे सोलर एंड लूनर एक्लिप्स होते हैं। ओके, वो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। देन वराहमिहिर 5052 587 एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मीटियोलॉजी ये सब है। और ही इज ऑथर ऑफ पंच सिद्धांतिका एंड बृहत संहिता। ओके, कंबाइंड एस्ट्रोलॉजी विद साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमी एंड रोट ऑन वेदर, आर्किटेक्चर, प्लेनेटरी मूवमेंट्स, बहुत सारे इन्होंने भी काम किया है। ह्यून सांग, ओके, 602 to 664, he was travel in Buddhist studies, so ये आए थे during the time frame of Harshvardhana, visited Nalanda University and wrote great Tang records on the written western regions, a key source on the 7th century India। okay, so ये इनके important works है। नेक्स्ट अगेन इनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। ओके, कि इनका क्या सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। सो इफ यू सी कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो करेक्ट ऑर्डर है दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर 2। ओके, दैट इज ए, सी, डी एंड बी। ओके, ए, सी, डी एंड बी एक बार देख लेते हैं। सो तारीख दाऊदी, ओके, ऑथर है इसके अब्दुल अल हक दहलवी। ओके, अकबर के टाइम फ्रेम पे लोधी डायनेस्टी के बारे में ये आपको जानकारी देते हैं। ओके, पर्शियन इसका लैंग्वेज है एंड की फीचर्स है आपके रेड क्रॉनिकल्स ऑफ द लोधी रूलर, स्पेशली बहलोल, सिकंदर एंड इब्राहिम लोधी। तारिक ए अल्फी, ओके, मल्टीपल ऑथर्स है बट सुपरविजन अकबर के टाइम फ्रेम पे हुआ। ओके, अकबर के ऑर्डर पे इसको स्टार्ट करवाया गया था। फर्स्ट 1000 इयर्स ऑफ इस्लाम के बारे में ये बताता है। ओके, अगेन पर्शियन है। पातशाहनामा, ओके, अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑल्सो नोन एज मोहम्मद वजीर वारिस। सो ये शाहजहां के टाइम फ्रेम पे लिखाया हुआ है। ओके, 1630 से 1640 के टाइम फ्रेम में पर्शियन है। ये अकाउंट आपको कोर्ट क्रॉनिकल ऑफ शाहजहां के बारे में बताता है। रिच डिटेल्स आपको आर्किटेक्चर स्पेशली ताजमहल के बारे में यहाँ से आपको देखने के लिए मिलती है। कैंपेन्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इलस्ट्रेटेड वेरियस वर्जन्स एग्जिस्ट। ओके, देन मथनावी आलमगीरी, ओके, औरंगजेब के टाइम पे साकी मुस्ताद खान। ओके, सो ये आपको पोएटिक क्रॉनिकल है इन मथनावी। ओके, दैट इज रिदम्ड couplet form, okay, and summarizes events of Aurangzeb's rule based on official records like Alamgir Nama। Okay, so this will be your correct chronology। नेक्स्ट अगेन आपको इन फॉरेन ट्रेवलर्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। ओके, कि कौन से ट्रेवलर कब आए थे। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी, विलियम हॉकिंस। ओके, देन पीटरो डेला वेल, ओके, एंड पीटर मुंडी एंड
जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। ओके, सो दिस विल बी अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक बार देख लेते हैं। सो विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे 1608 to 1611 जहांगीर के कोर्ट में। ओके, एंड ही एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशंस फॉर आईएनसी एंड ही आल्सो रिसीव्ड अ फरमान फ्रॉम जहांगीर। ओके, मैरिड एन इंडियन वुमन एंड स्टेड एट आगरा एंड फतेहपुर सीकरी। पिट्रो डेला वेला की अगर हम बात करें तो ये इटली रोम से आए थे। ओके, 1623 to 65 शाहजहां प्रिंस खुर्रम। ओके, रिलीजियस एंड कल्चरल एक्सप्लोरेशन के लिए रिच अकाउंट्स ऑन इंडियन कस्टम्स, रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड आर्किटेक्चर के बारे में देते हैं। ओके, पीटर मुंडी अगेन इंग्लिश शाहजहां के टाइम फ्रेम पे। ओके, ट्रेड एंड डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्राइब्ड फेमाइन ऑफ 1630 सिटीज लाइक आगरा एंड पटना एंड हिज रिकॉर्ड्स शोज अर्ली ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट इन बंगाल एंड गुजरात। देन जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर फ्रेंच है। ओके, 6 वॉयजेस इन्होंने लिए हैं शाहजहां एंड औरंगजेब के टाइम फ्रेम पे। डायमंड एंड लग्जरी गुड्स के ट्रेडर है। ओके, एंड हिज डिटेल अकाउंट ये हमको देते हैं इंडियन इकोनॉमी, जेम्स मार्केट स्पेशली इन गोलकोंडा एंड डिस्क्राइब्ड मुगल ऑपुलेंस एंड ताजमहल कंस्ट्रक्शन। ओके, सो ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगेन आपके कुतुबशाही रूलर्स, आपको जो गोलकोंडा के जो कुतुबशाही रूलर्स है उनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। ओके, सो हियर योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, दैट इज ए बी सी एंड डी। ओके, दिस इज ऑलरेडी ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड है। ओके, ना एक बार देख लेते हैं। सो इब्राहिम कुतुब शाह, okay, 1550 to 1580, he consolidated the kingdom, an early patron of Persian culture and Telugu literature, promoted religious tolerance. Muhammad Quli Qutub Shah, okay, so 1580 to 1612, founder of Hyderabad city and built Char Minar, जो आपका हैदराबाद में है। okay, and poet and author of Deccani Urdu poetry, promoted architecture and urban development. Abdullah Qutub Shah, 1626 to 1672, he faced growing pressure from Mughals, built alliance though through marriages. His daughter married Aurangzeb's son and patron of Persian art and music. Okay, Abul Hasan Qutub Shah, Tana Shah, 1672 to 1687, last ruler of the dynasty, defeated by Aurangzeb. Okay, and after a long siege in the Golconda fort and imprisoned in the Daulatabad till his death. नेक्स्ट अगेन आपको पेशवा बाजीराव वन के टाइम फ्रेम के जो इवेंट्स है उनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। ओके, सो हियर योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। ओके, दैट इज सी बी ए डी। ओके, सो बैटल ऑफ अमजेरा, ट्रीटी विद छत्रसाल ऑफ बुंदेला, ओके, बुंदेलखंड के, देन बैटल ऑफ भोपाल एंड ऑक्यूपाइंग द फोर्ट ऑफ बसईन। ओके, जिसको आज हम बसई के नाम से जानते हैं महाराष्ट्र में, वो है फोर्ट ऑफ बसईन। ओके, सो अगर हम इनके इवेंट्स एक बार देख लेते हैं ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम ऑफ बाजीराव वन। सो 1720, मात्र 20 साल की उम्र में ये पेशवा बनते हैं। ओके, बाजीराव वन अपॉइंटेड एट पेशवा। ओके, बाजीराव वन वाज अपॉइंटेड एज पेशवा बाय शाहू महाराज, सक्सीडिंग हिज फादर बालाजी विश्वनाथ। ओके, तो बालाजी विश्वनाथ शाहू महाराज के पेशवा होते हैं। सो उनकी डेथ के बाद बाजीराव वन को नेक्स्ट पेशवा बनाया जाता है। 1723 में ये निजामुल मुल्क के खिलाफ बैटल ऑफ पालखेड़ होता है। ओके, डिफीटेड द निजाम ऑफ हैदराबाद एट पालखेड़, अ ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ मोबाइल कैवेलरी टैक्टिक्स। ओके, 1728 से लेकर 1731 में मराठा एक्सपेंशन इनटू द मालवा एंड गुजरात। ओके, सो ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं। ओके, और इनके टाइम फ्रेम पे मराठा एम्पायर बहुत ही अच्छे से विस्तारित होता है। ओके, ही कैप्चर्ड की टेरिटरीज चैलेंजिंग मुगल कंट्रोल इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। 1734 एंड 35 कैंपेन्स इन बुंदेलखंड। ओके, सो जो बुंदेलखंड के जो राजा होते हैं छत्रसाल, वो इनको इनवाइट करते हैं कि आप आओ और हमें मुगलों से बचाओ। ओके, सो ये वहां पे जाते हैं। तो ये वहां से मोहम्मद खान बंगश जो होता है उनको वो हरा देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो छत्रसाल जो होते हैं बुंदेलखंड के जो किंग, ओके, वो खुश होकर इनको बहुत सारी टेरिटरीज एंड ट्रिब्यूट्स इनको देते हैं। ओके, सो ही गेन्ड टेरिटोरियल राइट्स एंड ट्रिब्यूट्स। देन 1737, March to Delhi and Battle of Delhi. Okay, in a daring move, Bajirao reached the gates of Delhi, defeating the Mughal army under Khan Duran. Okay, then 1738, Battle of Bhopal होता है। Okay, defeated a combined forces of the Mughals and Nizams and secured Malwa and forced the treaty recognizing Maratha power. 1740 में डेथ हो जाती है इनकी at रावेरीखेड़ी। Okay, and died of illness near the Narmada river during the military expedition, left behind a vast and expanded Maratha empire. Okay, so बाजीराव वन के टाइम फ्रेम पे बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है मराठा किंगडम का। नेक्स्ट अगेन आपके दिल्ली सल्तनत के टाइम फ्रेम पे जो मॉस्क कंस्ट्रक्ट हुए हैं उनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ओके,
So इसका chronological order will be your option number 1. Okay, that is B, C, D and A. जामत खान मस्जिद. Okay, then है आपका बेगमपुरी मस्जिद. Okay, खिड़की मस्जिद एंड मौत की मस्जिद. ओके, सो इनका एक बार देख लेते हैं टाइम फ्रेम. सो मौत की मस्जिद साउथ एक्सटेंशन दिल्ली. ओके, बिल्ट बाय वजीर मियां भोया. ओके, मिनिस्टर ऑफ सिकंदर लोदी. ओके, 1505 सीई में सिकंदर लोदी डायनेस्टी में बना है. ओके, सो लोदी स्टाइल है इसका. मॉस्क विथ डूम आर्च्ड गेटवेज नेम्ड आफ्टर द लेजेंड ऑफ बीन बिल्ट फ्रॉम अ ग्रेन दैट इज मॉट डोनेशन. ओके, जमत खान मस्जिद निजामुद्दीन दिल्ली में ये लोकेटेड है. ओके, देन ख्वाजा खान ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी के रेन में हुआ है. ओल्डेस्ट एक्सटेंट मॉस्क इन निजामुद्दीन कॉम्प्लेक्स. ओके, एसोसिएटेड विद हजरत निजामुद्दीन औलिया. ओके, अर्ली इंडो इस्लामिक स्टाइल आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा. बेगमपुरी मस्जिद बेगमपुर विलेज में लोकेटेड है. खान ए जहान. ओके, एंड मकबूल तेलंगानी मिनिस्टर ऑफ फिरोज शाह तुगलक. ओके, सो तुगलक डायनेस्टी. वन ऑफ द लार्जेस्ट तुगलक मॉस्क. फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर इसको दिया हुआ है. लार्ज कोर्टयार्ड्स है एंड मल्टीपल डूम्स है. खिड़की मस्जिद आपके साकेत दिल्ली में. खान ए जहान जुनान शाह नोबल ऑफ फिरोज शाह. ओके, सो ये भी तुगलक के टाइम फ्रेम पे बना हुआ है. एंड नोन फॉर विंडोज दैट इज खिड़कीज इन इट वॉल्स. ओके, मैसिव पिलर्स थिक वॉल्स एंड ऑस्टर तुगलक डिजाइन. ओके, तो ये है आपका इनका इंफॉर्मेशन. अगेन आपको सेंस को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. ओके, सो बैक टू बैक इन्होंने आपको इस एग्जाम में क्रोनोलॉजी दी थी. ओके, सो हियर योर क्रोनोलॉजी विल बी ऑप्शन नंबर 3. ओके, बी, ए, सी एंड डी. ओके, सो अंदल. ओके, ये फीमेल पोएटिस है. अभी हमने अलवर नयनाज किया था तभी पढ़ा था, याद है. ओके, सो अंदल. देन है आपके रामानुज. ओके, देन है आपके रामानंद एंड देन है आपके कुमनदास. ओके, सो इनका भी एक बार देख लेते हैं. सो अंदल तमिलनाडु 8th सेंचुरी सी वैष्णविज्म से ये बिलोंग करती है. ओनली फीमेल अलवर पोएट है. ओके, कंपोज्ड तिरुपवानी. ओके, डीप डिवोशन लव फॉर विष्णु. ओके, देन रामानुज. ओके, तमिलनाडु अगेन श्री वैष्णविज्म. देन फिलोसोफर ऑफ विशिष्ट अद्वैत वेदांता एंड एडवोकेटेड डिवोशन प्लस नॉलेज प्लस सोशल इंक्लूजन एंड सपोर्टेड टेम्पल एक्सेस फॉर ऑल. ओके, देन है रामानंद. दैट इज नॉर्थ इंडिया वाराणसी. राम भक्ति वैष्णविज्म से ये बिलोंग करते हैं. गुरु ऑफ कबीर Ravidas and others. Okay, preached in vernacular that is Hindi, Awadhi and accepted disciples from all the caste. Okay, अभी एक क्वेश्चन आया था सेट के पेपर में, महाराष्ट्र सेट का जो आपका एग्जाम हुआ है कबीर से रिलेटेड था. ओके, कि संत कबीर के बारे में इसमें से क्या 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 गलत है. ओके, सो वहां पे रामानंद की जगह पे रामानुज का नाम लिखा हुआ था कि क्या ये रामानुज के डिसाइपल थे. ओके, सो दैट वाज द wrong answer. 4 options was given and it was asked what is incorrect about Sant Kabir. Okay, so that was the question which was asked. Then Kumbhandas 15th to 16th century CE Braj Uttar Pradesh. Okay, वल्लभ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं. वन ऑफ द अष्टचाप पोएट्स ऑफ कृष्ण भक्ति, डिवोटी ऑफ वल्लभाचार्य. ओके, कंपोज्ड पोएट्रीज इन ब्रज भाषा एंड फोकस्ड ऑन कृष्ण लीलाज. ओके, नेक्स्ट अगेन आपको इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. ओके, कुछ चीजें हैं और उसको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. सो हियर योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1. ओके, ए, डी, सी एंड बी. दैट इज एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट एट कोरोमंडल कोस्ट. ओके, देन पंजाब एंड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस वर annexed by the British Empire. Then famous resolution by Lord Ripon which is called the Magna Carta of the local self government. Okay, यहाँ T आएगा. Okay, local self government. एंड देन है आपका बी, फाउंडेशन ऑफ द इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट दैट इज नेशनल आर्काइव्स एट ऑफ इंडिया एट कलकत्ता. ओके, सो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1. देख लेते हैं एक बार एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट एट कोरोमंडल कोस्ट. इसका जो टाइम फ्रेम है दैट इज 1746 टू 1763. ओके, सीरीज ऑफ अ वॉर नोन एज कार्नेटिक वॉर बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच. ओके, fought for the control of over the trade and territories and it was finally settled down at the बैटल ऑफ वॉन्डिवाश जो आपका हो जाता है लेड टू द फ्रेंच डिक्लाइन इन इंडिया. ओके, फाउंडेशन ऑफ इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट नेशनल आर्काइव्स 1891. Okay, it was established at Calcutta by G.W. Forrest during the viceroyalty of Lord Lenzo. Okay, and intended to preserve official documents of the colonial administration and later moved to New Delhi in 1911. Lord Ripon's resolution on local self-government that is Magna Carta 1882. Lord Ripon issued a resolution encouraging local self-government and municipal boards marked the beginning of the democratic decentralization in colonial India and called the Magna Carta of the local self-government in India. Annexation of Punjab and northwestern frontiers. Okay, so Punjab 1849 and northwestern frontier 1901. So Punjab was annexed after the Second Anglo-Sikh War
and dissolution of the Sikh Empire, and Northwestern Frontier Province was carved out of the Punjab Province by Lord Curzon in 1901 to better control the frontier tribes. Okay, so this was your 50 क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट 50 हम जल्दी करेंगे. ओके, प्रोबेबली आपका कल आ जाएगा वीडियो. ओके, सो इसी तरह से पढ़ते रहिए. टेलीग्राम एंड अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज्वाइन कर लीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स. ओके, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ. जय हिंद.